प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और मौसम का पूरा आनंद ले रहे होंगे। आज की वीडियो क्लास की बात करें तो आज की वीडियो क्लास संदर्भित है भारत के इतिहास को, यानी कि पिछली वीडियो क्लास से आप तुलना करिए हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास के तहत हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य के तहत जो अपनी क्लास इस समय चल रही है वो है मौर्यकालीन संस्कृति को लेकर। और मौर्यकालीन संस्कृति के संबंध में कई वीडियो क्लास मैं आपको दे चुका हूं। हाँ, छोटी छोटी वीडियो क्लास इसलिए दी गई है कि मौर्य साम्राज्य हमें ध्यान से इसलिए पढ़ना है कि अगर आपको इतिहास को समझना है तो हमें मौर्य साम्राज्य को काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि आगे जो भी इतिहास का कालक्रम आएगा, चाहे शुंग वंश की बात कर लिया, चाहे सातवाहन वंश की बात कर लिया, चाहे कुषाण वंश की बात कर लें, चाहे गुप्त वंश की बात करें, इन सारे वंशों की तुलना हम करेंगे मौर्य साम्राज्य से कि क्या क्या परिवर्तन आया। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मौर्य साम्राज्य या मौर्य प्रशासन, ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी अच्छे से पढ़नी होती हैं इतिहास के संदर्भ में, अगर इतिहास को समझना है तो उस संदर्भ में आपको याद ही होगा कि केंद्रीय प्रशासन, नगर प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, न्याय व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और इसके साथ साथ राजस्व व्यवस्था जैसी वीडियो क्लास में आपको पीछे दे चुका हूँ। और इसकी पिछली वीडियो क्लास की बात करें तो वहाँ हमने मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में कृषि के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, अगर आपने वीडियो क्लास देखी होगी तो आपको याद ही होगा कृषि के संदर्भ में या मौर्य साम्राज्य में कृषि का क्षेत्र कैसा था, किस प्रकार कृषि होती थी, उस पर कैसे टैक्स लगता था, ये सारी चीज़ें हमने उसमें चर्चा की हैं। और आज की वीडियो क्लास उसी को पूरा करती है। कृषि के बाद मौर्यकालीन संस्कृति के तहत अगर मौर्य साम्राज्य के आर्थिक जीवन की बात करें तो अगला जो उस पर टॉपिक है वो है उद्योग धंधे। ठीक है, लेकिन इसी वीडियो क्लास में हम उद्योग धंधों के साथ साथ एक और टॉपिक देखेंगे और वो है मौर्यकालीन सिक्के। मौर्यकालीन सिक्के इसलिए जानना जरूरी है कि भारत में जो सिक्कों की व्यवस्था आज तक चलती आई है उसकी शुरुआत होती है मौर्य काल से ही। ठीक है, तो इसलिए पूरी वीडियो क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर समझना चाहते हैं तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ तब तक जब तक कि आपको सफलता मिल नहीं जाती। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। जैसा कि हमने इसकी पिछली वीडियो क्लास में देखा था कि मौर्य काल में जो सबसे प्रमुख कार्य था लोगों का था वो था कृषि, यानी कि अधिकतर जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न थी। लेकिन कृषि के साथ साथ उद्योग धंधे और शिल्प का भी अपना बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में। तो अगर मौर्य काल में अगर हम देखें तो मौर्य काल में अनेक उद्योग धंधे एवं शिल्प कार्य प्रचलित थे। ठीक है, और अधिकतर जो उद्योग धंधे हुआ करते थे वो राज्य के नियंत्रण में थे। तो यहाँ कुछ प्रमुख है, उन पे ध्यान बनाकर रखिएगा। अधिकतर उद्योग राज्य के नियंत्रण में थे, जैसे खान उद्योग, नमक उद्योग, शराब उद्योग, अस्त्र शस्त्र उद्योग, मुद्रा निर्माण उद्योग, जहाजरानी उद्योग, वस्त्र उद्योग। ठीक है, ये सबसे प्रमुख थे जो सीधे सीधे राज्य के नियंत्रण में थे। आपको याद होगा कि इसके पिछली वीडियो क्लास की बात करें तो केंद्रीय प्रशासन के तहत हम लोगों ने देखा था कि 26 अध्यक्षों की चर्चा की गई थी। तो ये सामान्यतः जो 26 अध्यक्ष हमको मिल रहे हैं वो इन्हीं ऐसे ही उद्योगों से संबंधित थे। ठीक है, आगे हमें ध्यान रखना है कि मौर्य काल का सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा था, ये प्रश्न बनता है। और ये ध्यान रख लेना है कि पूरे प्राचीन भारत में कोई भी राजवंश रहा हो, सबसे प्रमुख उद्योग यही रहेगा। ठीक है, यानी मौर्य काल का सबसे प्रधान उद्योग जो था वो था सूत कातना एवं वस्त्र बुनना। एक शब्द में कहें तो वस्त्र उद्योग। ठीक है, तो सबसे प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग। ठीक, सूत्राध्यक्ष की चर्चा हम लोगों ने अध्यक्ष वाले वीडियो क्लास में की ही थी। सूत्राध्यक्ष जो था वो सूत उत्पादन की व्यवस्था एवं श्रमिकों की नियुक्ति करता था। सूत का मतलब कि जिस धागे से अपने वस्त्र बने हुए हैं आज के भी, उन धागों को ही सूत कहा जाता था। तो पहले मशीनें तो थी नहीं, तो पेड़ की छालों से, कपास से, इससे जो है सूत या धागे निकाले जाते थे जिससे बाद में वस्त्र बुना जाता था। तो सूत्राध्यक्ष का काम ये था कि सूत उत्पादन की व्यवस्था करना और साथ ही साथ श्रमिकों की नियुक्ति करता था। वो किस में? वस्त्र उद्योग विभाग में। ठीक है, स्थानों की बात करें तो काशी, बंग यानी आज का पश्चिम बंगाल, पुंड्रू यानी ये पुंड्रू जो जगह आप देख रहे हैं ये स्थित है बांग्लादेश में वर्तमान, मदुरा, कलिंग, अपरांतक, मालवा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये जो जगहें हैं 6
ये सूती वस्त्र के लिए काफ़ी चर्चित थी। काशी तथा पुंडरू में रेशमी वस्त्र भी बनते थे। सूती वस्त्र के साथ साथ रेशमी वस्त्रों का भी चलन था, जिनका निर्माण काशी और पुंडरू में होता था। बंग का मलमल विश्व विख्यात था। ठीक है, बंग यानी बांग्ला, उस समय का बंगाल। ये ध्यान में रख लेना है कि जिस समय की हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना मौर्य काल में, उसमें बांग्लादेश जैसा कोई देश नहीं था, वो पूरा हिस्सा भारत का ही था। ठीक है, तो पूरा बंग के नाम से ही जाना जाता था। तो बंग का मलमल विश्वविख्यात था, रेशम से ही मिलता जुलता वस्त्र हुआ करता था। 3 वस्त्र की चर्चा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जो सबसे प्रमुख है। इसके अलावा और भी वस्त्र हैं, जैसे जगह जगह के जो सूती वस्त्र, जैसे काशी का सूती वस्त्र, उसको सिवी नाम दिया गया। तो ऐसे ही ये ध्यान में रख लेना है कि कई ऐसे वस्त्र, लेकिन अभी यहाँ उनकी चर्चा मैं कम कर रहा हूँ, लेकिन ये 3 ध्यान से मैं देख लेना है। पहला है ढुकुल। ये ढुकुल किस प्रकार का वस्त्र था, किससे बनता था? तो पेड़ों की छाल से निर्मित सफ़ेद तथा चिकना वस्त्र, ठीक है, जिसका निर्माण बंग, पुंडरू एवं असम में होता था। बंग का मतलब पूरा बंगाल ले लीजिए, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, भारत के पश्चिम बंगाल को और बांग्लादेश को एक साथ मिला दीजिए, उस समय का हो गया बंग। ठीक है, पुंडरू ये वो स्थान है जो वर्तमान बांग्लादेश में स्थित है, और असम में ढुकुल नामक वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, जिनका निर्माण सामान्यतः किससे हो रहा है? पेड़ों की छाल से निर्मित किया जा रहा है। रंग इनका सफ़ेद और ये वस्त्र चिकने होते थे, ये कह सकते हैं कि मलमल की तरह। छौम एक प्रकार का रेशमी वस्त्र, इसका निर्माण काशी एवं पुंडरू में किया जाता था। वहीं चीनी पट कीमती वस्त्र इसे कहा गया है, और चीन से इसका आयात किया जाता था। इसकी चर्चा हमें मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है, ये जितने भी नाम हम देख रहे हैं वस्त्रों से संबंधित, जहाँ सूती वस्त्र बनाए जा रहे हैं, जहाँ रेशमी वस्त्र बनाए जा रहे हैं, जहाँ मलमली वस्त्र बनाए जा रहे हैं, या वस्त्र का जो आयात किया जा रहा है चीनी पट, ठीक है, वो सारी चर्चा मिलती है अर्थशास्त्र में। ठीक, अब ये उद्योग धंधे चलते कैसे थे? कोई ना कोई संगठन तो रहा होगा। तो जितने उद्योग थे सबकी अलग अलग श्रेणियाँ थी। तो उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी का मुखिया श्रेष्ठी होता था। सामान्यतः 8 श्रेणियों की चर्चा हमें कहाँ मिलती है? जातक ग्रंथों में मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। बौद्ध ग्रंथ से जुड़े हुए जो जातक ग्रंथ हैं उससे हमें पता चलता है कि 8 श्रेणियाँ हुआ करती थीं। ठीक है, और इन श्रेणियों का मुखिया जो होता था वो श्रेष्ठी कहा जाता था। ठीक, लेकिन ये एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि हस्तशिल्प से संबंधित जो श्रेणी हुआ करती थी उसका मुखिया जेठक कहलाता था। ठीक है, ये भी ध्यान में रख लेना है। अब इन श्रेणियों के बीच जाहिर सी बात है, इतनी श्रेणियाँ हैं तो झगड़े भी होते रहेंगे। तो ये झगड़े श्रेणियाँ खुद सुलझा लिया करती थी। इसके लिए श्रेणी न्यायालय होते थे, और उस श्रेणी न्यायालय का प्रधान महाश्रेष्ठी कहलाता था। इतने नाम आप ध्यान में रखिएगा। जो व्यापारिक संस्थाएं थी या जो उद्योग धंधों की संस्थाएं थी उन्हें श्रेणी कहा गया है, और प्रत्येक श्रेणी का जो प्रमुख होता था उसे श्रेष्ठी कहा जाता था, और हस्तशिल्प से संबंधित जो श्रेणी होती थी उसका जो प्रमुख होता था उसे ज्येष्ठक कहा जाता था, और श्रेणी न्यायालय का जो प्रधान होता था वो महाश्रेष्ठी कहलाता था। ठीक है, इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि राज्य जो शिल्पियों की काफ़ी सुरक्षा करता था उस समय। ठीक है, तो शिल्पी के हाथ या आंख को क्षति पहुंचाने पर मृत्युदंड दिया जाता था, तथा उनका सामान चोरी करने पर 100 पड़ का जुर्माना देना होता था। ठीक, अगर कोई व्यक्ति ऐसा था जो किसी शिल्पी के हाथ को नुकसान पहुंचाता था, उनकी आंखों को नुकसान पहुंचाता था, तो उसे राज्य मृत्युदंड देता था। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति इन शिल्पियों के सामान की अगर चोरी करता था तो उसे जुर्माने के स्वरूप 100 पड़ देने पड़ते थे। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार ही हमें ध्यान रखना है कि खान उद्योग, हाथी दांत उद्योग, चर्म उद्योग, बढ़ईगिरी यानी काष्ठ शिल्प उद्योग, शराब उद्योग उन्नत अवस्था में थे। इनकी चर्चा यहाँ करना विशेष जरूरी नहीं है। हाँ, हर उद्योग बटा हुआ था, ठीक, अलग अलग श्रेणियों में, ये भी ध्यान रख लेना है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान रखना है, खान उद्योग ये राज्य के नियंत्रण में था। ठीक है, वहीं शराब उद्योग राज्य के नियंत्रण में था। ये भी बातें ध्यान में रखनी होंगी। अब उद्योग धंधे तो थे ही, तो जाहिर सी बात है व्यापार भी होगा। व्यापार होगा तो देश के अलग अलग हिस्सों में या अन्य देशों से भी व्यापार स्थापित होगा। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा कि मौर्य युग में 4 प्रमुख मार्ग थे। जो उस समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र से वो मार्ग पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में जाते थे। और इसमें जो सबसे प्रमुख मार्ग था वो था उत्तरापथ। इस पे ध्यान रखिएगा।
ठीक है। सबसे प्रमुख मार्ग उत्तरापथ था। अगर इसकी चर्चा करें तो पाटलिपुत्र को हम बीच में रख देते हैं, और पाटलिपुत्र से ही ये मार्ग चला जाता था पुरुषपुर, पेशावर यानी वर्तमान पाकिस्तान, और वही मार्ग पाटलिपुत्र होते हुए चला जाता था ताम्रलिप्ति यानी आज के पश्चिम बंगाल में तामलुक में, ठीक है। और इसी को मौर्य काल में उत्तरापथ कहा गया, जिसका निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक। आगे चल के इसी उत्तरापथ को ठीक करा के, इसी उत्तरापथ को ये कह सकते हैं कि जगह जगह पे वृक्ष लगवाए गए, सराय बनवाई गई, किसके द्वारा? शेरशाह सूरी द्वारा। तब इसे नाम दिया गया शेरशाह सूरी मार्ग, और अंग्रेजों के समय इसे और उन्नत अवस्था में इस मार्ग को ले आया गया और इसे नाम दिया गया जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन उत्तरापथ के संदर्भ में यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये मार्ग अगर एक लाइन में पूछे कहाँ से कहाँ जाता था, तो हम ये कह सकते हैं कि पुरुषपुर यानी पेशावर से लेकर के ताम्रलिप्ति तक ये मार्ग जाता था। सबसे लंबा राजमार्ग था, ठीक है, और सबसे प्रमुख राजमार्ग था मौर्य वंश का। इसी के माध्यम से पश्चिम एशिया से भी भारत का व्यापार होता था, ठीक। अब ये ध्यान रख लेना है कि इतने तो सड़क मार्ग थे नहीं, जैसे आज हम देख रहे हैं सड़कों का जाल बिछा हुआ है, ट्रेन की पटरियां बिछी हुई हैं, ठीक। तो उस समय जो है नदियों के माध्यम से भी यानी जल मार्ग से भी व्यापार हुआ करता था। तो उस समय जहाज रानी नदियों के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से भी व्यापार हुआ करता था। तो यहाँ ध्यान रखना है, कुछ बंदरगाहों की चर्चा भी हमें मिलती है। तो प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट में हम इसे पहले बांट लेते हैं। पूर्वी तट का मतलब मैंने बार बार समझाया कि मैप की तरफ मुंह करके खड़े होइए। आपका दाहिना हाथ पूरब, बायां हाथ पश्चिम, आपका सर उत्तर और पैर दक्षिण। मैप को समझने का इससे आसान तरीका और कोई हो नहीं सकता। तो हम अपने दाहिने हाथ की तरफ अगर देखें तो बंगाल की खाड़ी जिसे हम कहते हैं वो है भारत का पूर्वी तट, ठीक है। बाएं हाथ की तरफ देखें तो आज जिसे हम अरब सागर कहते हैं वो है भारत का पश्चिमी तट, ठीक। तो पूर्वी तट पे जो सबसे बड़ा बंदरगाह था, जो प्रमुख बंदरगाह था, वो था ताम्रलिप्ति या तामलुक, वर्तमान पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। पश्चिमी तट पर अगर इसी की बात करें कि पश्चिमी तट पर कौन सा प्रमुख बंदरगाह था, तो पश्चिमी तट पर जो प्रमुख बंदरगाह था उसका नाम था भृगुकच्छ या भड़ोच। ये स्थित था गुजरात में, और सोपारा और ये स्थित था महाराष्ट्र में। तो ये दो पश्चिमी तट के बंदरगाह थे। तो यहाँ ये ध्यान में रख लीजिएगा कि यहाँ से जब वो क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो एक बंदरगाह का नाम देंगे और ये पूछ लेंगे कि ये भारत के किस तट पर स्थित था, या भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्राचीन भारत का प्रमुख बंदरगाह, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्राचीन भारत का प्रमुख बंदरगाह। 4 ऑप्शन आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। अब व्यापार सिर्फ आंतरिक था, यानी कि मौर्य साम्राज्य में ही होता था, या मौर्य साम्राज्य का व्यापार विदेशों के साथ भी था। तो वहाँ अगर हम ध्यान दें तो हम ये देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का व्यापार आंतरिक तो था ही था, उसके अलावा उस समय के जो अन्य देश थे उनके साथ भी मौर्य साम्राज्य के व्यापारिक संबंध बने हुए थे। तो व्यापार की बात करें तो जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार था उस समय, व्यापार उस समय मौर्य साम्राज्य का मुख्यतः पश्चिमी एशिया से, मिस्र से, श्रीलंका से तथा चीन से होता था। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा नेपाल से भी व्यापार की चर्चा हमें मिलती है, ठीक। अब व्यापार अगर इन देशों के साथ मौर्य साम्राज्य का हो रहा है तो कुछ चीज़ें भेजी जाएंगी, कुछ चीज़ें मंगाई जाएंगी। तो निर्यात की वस्तुएं क्या थी? तो निर्यात की वस्तुएं यानी कि भारत इन देशों को क्या भेजता था, तो उसकी चर्चा करें तो कछुए, सीपियाँ, नील, मोती, बहुमूल्य इमारती लकड़ी, बहुमूल्य लकड़ियाँ, हाथी दांत आदि, ये वस्तुएं मौर्य साम्राज्य निर्यात करता था इन देशों को, जिनकी चर्चा हमने ऊपर की है, ठीक है। अब निर्यात तो हो रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है तो बैलेंस तो बनाना ही होगा, यानी हमें कुछ आयात भी करना होगा। हम क्या मंगाते थे, यानी मौर्य साम्राज्य में इन देशों से क्या मंगाया जाता था, यानी आयात की वस्तुएं क्या थी उस समय। तो आयात की वस्तुओं में अगर हम ध्यान दें तो चमड़ा, तो चमड़ा मुख्यतः हम मंगाते थे नेपाल से, ठीक है। वहीं ये ध्यान रखिए कि कौटिल्य ऐसी चर्चा करते हैं, या उस समय के मौर्य साम्राज्य के समय के ग्रंथों में सफ़ेद जूते का जिक्र मिलता है, यानी सफ़ेद चमड़े के जूते बनाए जाते थे जो देखने में काफ़ी अच्छे लगते थे। चमड़ा मुख्यतः नेपाल से मंगाए जाते थे, मदिरा ये सीरिया से मंगाई जाती थी, ठीक है। घोड़े पश्चिम एशिया से मंगाए जाते थे, और विलासिता की वस्तुएं ये थी भारत इन वस्तुओं का भारत आयात करता था इन देशों से, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिए कि वस्तुएं 2 प्रकार की हो गई, एक तो जो अपने देश वाली उसको कहा गया देशज, और जो बाहर से मंगा रहे हैं उनको कहेंगे
विदेशी वस्तुएं या कह सकते हैं आयातित वस्तुएं। ठीक है, तो देशज वस्तुओं पर जो कर की दर थी वो थी 4%, विदेशी वस्तुओं पर 10%। बिक्री कर व्यापारियों से लिया जाता था, जो व्यापारी देशज वस्तुओं को बेचता था उससे 4% बिक्री कर, ठीक है, और जो विदेशी वस्तुओं को या आयातित वस्तुओं को बेचता था उससे 10% का बिक्री कर राज्य वसूल करता था। ठीक है, अब व्यापारी जो वस्तु बेचने आ रहा था तो यहाँ उसका मुनाफा भी तय था, आज की तरह नहीं कि जो जितना चाहे ले सकता है। ठीक है, तो मुनाफा तय का मतलब अगर वो देशज वस्तुओं को बेच रहा है यानी कि स्थानीय वस्तुओं को बेच रहा है तो 5%, और वो विदेशी वस्तुओं को अगर बेच रहा है तो 10% मुनाफा वो कमा सकता था अपनी पूरी लागत निकालने के बाद। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना है, ये 2 पॉइंट। ये तो रहा कुछ उद्योग धंधों की बातें। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा काफ़ी शार्ट में हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को देखा है। ठीक, वो सिर्फ इस दृष्टिकोण से कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, कुछ क्वेश्चन बनते हैं जैसे ये पूर्वी तट पश्चिमी तट का और यहाँ जो हमने देखा है वो। ठीक है, अब आते हैं सबसे प्रमुख चीज़ पर, वो है मौर्यकालीन सिक्के। यहीं से कह सकते हैं कि भारत की मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत होती है, क्योंकि पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के जो सबसे प्रारंभिक सिक्के हैं या जो पहले सिक्के भारत में चलन में आए वो थे पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के। ठीक है, जो मुख्यतः चांदी के और कुछ सिक्के तांबे के भी मिले हैं। पंचमार्क का मतलब या आहत का मतलब कि एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता था, उसे किसी चीज़ से दबा दिया जाता था। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि मार दिया जाता था और उस पर एक निशान बना दिया जाता था। ठीक है, कोई वृक्ष बना हुआ हो, सूर्य, चंद्र, सर्प, इस तरह की आकृति उस पर अंकित हुआ करती थी। इनका कोई विशेष आकार प्रकार नहीं हुआ करता था। आज के जैसे सिक्के हम देख रहे हैं उस तरह का कोई एक निश्चित आकार उनका नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो इसलिए इन सिक्कों को कहा गया पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के। हिंदी में कहें तो आहत सिक्के, अंग्रेजी में कहें तो पंचमार्क सिक्के। तो मौर्यकालीन सिक्कों की चर्चा करें तो पहले तो ध्यान रखना है कि जो आहत सिक्कों का प्रचलन है वो सामान्यतः 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में हम मानते हैं। ठीक है, उस समय से इन सिक्कों की शुरुआत हुई, लेकिन मौर्य साम्राज्य आते आते एक चीज़ ध्यान रख लेनी, पहले सिर्फ व्यापारी ही इन सिक्कों को ढालते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ भारत में कि राज्य के नियंत्रण में इन सिक्कों को ढाला गया। सिक्के आहत या पंचमार्क सिक्के थे। ठीक है, मौर्य काल में पहली बार आहत सिक्कों का निर्माण राज्य के नियंत्रण में किया गया। व्यापारी भी डाल सकते थे, संस्थाएं भी डाल सकती थी, लेकिन ये पहला ऐसा घटनाक्रम है भारतीय इतिहास का जिसमें इन आहत सिक्कों का निर्माण राज्य खुद अपने नियंत्रण में करा रहा है। ठीक है, अब राज्य की मुद्रा क्या थी ये विशेष ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि मौर्य साम्राज्य की राजकीय मुद्रा का क्या नाम था, या मौर्य साम्राज्य की राजकीय मुद्रा किस धातु की बनी हुई थी, उसका वजन कितना था। तो तीनों का आंसर एक लाइन में। तो राजकीय मुद्रा जो थी वो थी पर्ण। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की राजकीय मुद्रा का नाम था पर्ण। अगर उसके वजन की बात करें तो 3/4 तोले का चांदी का सिक्का हुआ करता था, यानी 33.33 ग्राम हम कह सकते हैं। ठीक है, 3/4 तोले का चांदी का सिक्का था। इसका प्रयोग, आखिर ये पर्ण का प्रयोग राजकीय मुद्रा थी तो कहाँ होता था, जाहिर सी बात है राजकीय मुद्रा है तो इसका प्रयोग कर्मचारियों को, अधिकारियों को, अध्यक्षों को ये वेतन आदि देने में ही किया जाता होगा। इसका प्रयोग राजकीय कर्मचारियों को वेतन आदि देने में किया जाता था। इन सिक्कों के ऊपर पीपल, सूर्य, चंद्र, मयूर, बैल, सर्प आदि आकृतियां उत्कीर्ण होती थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और यहाँ से ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक पंचमार्क सिक्के जो हमें मिले हैं वो मौर्य कालीन ही मिले हैं। ठीक है, तो पंचमार्क सिक्कों की शुरुआत मौर्य काल से हुई, 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हुई, लेकिन उस समय ये सिक्के व्यापारी वर्ग ही छापा करते थे। पहली बार मौर्य साम्राज्य में ये सिक्के राज्य के नियंत्रण में छापे गए। इस वजह से सबसे अधिक पंचमार्क सिक्के जो हमें मिले हैं वो मौर्य कालीन ही मिले हैं। ठीक, मौर्य काल की अन्य मुद्राओं की बात करें तो यहाँ इस पॉइंट पर विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, वो इसलिए ध्यान रखना है कि यहाँ सिक्कों का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस धातु के निर्मित थे। ठीक, तो पर्ण के अलावा ये चांदी का सिक्का पर्ण है, ये तो ध्यान में है ही है हम लोग के। इसके अलावा सोने के, तांबे के और चांदी के कुछ और सिक्कों की चर्चा हमें मौर्य साम्राज्य के ग्रंथ चाहे अर्थशास्त्र में मिलती है। तो स्वर्ण सिक्कों की बात करें तो स्वर्ण सिक्के हैं निष्क, सुवर्ण और पाद। यानी कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन स्वर्ण सिक्कों की जो चर्चा करते हैं, बताते हैं कि स्वर्ण सिक्कों को उस समय निष्क, सुवर्ण और पाद कहा जाता था। ये निष्क बार बार आ रहा है, तो पीछे की क्लास से अगर हम कनेक्ट करें तो जब से टैक्स की शुरुआत हुई यानी उत्तर वैदिक काल से, ठीक है, तो वहाँ ये ध्यान रखिएगा कि उसके पहले आता है ऋग वैदिक काल, और ऋग वैदिक काल में निष्क जो है वो
टैक्स नहीं हुआ करता था, सिक्का नहीं हुआ करता, निष्क क्या था उस समय, गले का हार, ऐसी चर्चा हमको मिलती है, या स्वर्ण ढेर हुआ करता था। ठीक है, लेकिन आगे चल के निष्क बदल गया सिक्कों में। तो निष्क उस समय का स्वर्ण सिक्का था, स्वर्ण सिक्का था, पाद स्वर्ण सिक्का था। रजत सिक्के या चांदी के सिक्कों की बात करें तो जो चांदी के सिक्कों की चर्चा कौटिल्य हमें अपने अर्थशास्त्र में बताते हैं, एक है शतमान, दूसरा है कर्षापड़, इस पे ध्यान बना के रखिएगा, तीसरा है धरड़, चौथा है रूप्य रूप और पड़। ये सिक्के थे चांदी के सिक्के। पड़ को ही कहीं कहीं रूप्य रूप कहा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, शतमान, कर्षापड़, धरड़, रूप्य रूप, पड़। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल सा वो बनाते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं ताम्र सिक्के। ताम्र सिक्कों की बात करें तो ताम्र सिक्कों को यहाँ मौर्य काल में माशक, काकड़ी और अर्ध काकड़ी इस नाम से जाना गया है, या ये नाम इन्हें दिया गया है। अब यहाँ ध्यान रख लीजिएगा कि जब वो क्वेश्चन हमसे पूछते हैं तो एक सिक्का यहाँ से उठाएंगे। जैसे पूछ लिया है माशक, और पूछेगा माशक मौर्य काल में किस धातु से निर्मित सिक्का था, या ऐसे पूछेंगे मौर्य काल में इनमें से कौन सा सिक्का तांबे से निर्मित था, कौन सा सिक्का चांदी से निर्मित था, कौन सा सिक्का स्वर्ण से निर्मित था। ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। ठीक है, अब स्वतंत्र रूप से सिक्के, एक तो राजकीय नियंत्रण में सिक्के निकाले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी व्यापारियों को छूट है, और जो निगम यानी श्रेणियां हुआ करती थी उन्हें भी छूट है कि वो भी अपने सिक्के ढाल सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिए कि स्वतंत्र रूप से सिक्के निकालने वाले निगम एवं सौदागरों को रूपिकम तथा परीक्षिकम यानी मुद्रा परीक्षण शुल्क नामक कर चुकाना पड़ता था। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो क्लास। हाँ, गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ी क्लास बनाने में असुविधा हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। अब जो इसकी अगली वीडियो क्लास मैं आपको देने वाला हूँ वो मौर्य वंश से ही संबंधित होगी, मौर्य साम्राज्य से ही संबंधित होगी। और मौर्य साम्राज्य में अब हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य की सामाजिक स्थिति। ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है, सामाजिक स्थिति देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मौर्यकालीन स्थापत्य और कला। इसके बाद हो जाएगा अपना चैप्टर समाप्त। फिर अगर कोई और चैप्टर आप चाहते हैं या कोई और विषय चाहते हैं कि आपको पढ़ाया जाए तो कृपया कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें कि अब आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इस वीडियो क्लास को ध्यान से पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, और इसकी पिछली वीडियो क्लास जो मौर्य वंश से संदर्भित है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो उन वीडियो क्लास को भी पूरा देख डालिए। ये ध्यान रखिए कि चाहे आपको एग्जाम कोई सा भी देना हो, पढ़ना आपको यही सब है। बस एक चीज़ खाली ध्यान रखा करिए कि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला जाता है, आप इतिहास नहीं बदल सकते। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए। थोड़ा सा समय का मतलब कि जब तैयारी शुरू करिए तो 1 से 1.5 साल तैयारी में समय दीजिए, और जितना अधिक पढ़ सकते हैं उतना अधिक पढ़ डालिए हर सब्जेक्ट के संदर्भ में। तो देखिए सफलता जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।